नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की। चूंकि जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में आज सुपर सोमवार है। एक तरफ भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत मैनपाट में होने जा रही है, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सभा को संबोधित करेंगे। भारी बारिश चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। डोम तैयार किया गया है और वहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रिचार्ज कर लेंगे। लेकिन इन सबके बीच कुछ बयानबाजी भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अंबेडकर का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अवतार बता दिया है। अमरजीत भगत ने कहा कि खड़गे जी ने दबे कुचले की आवाज वो हैं और वो अंबेडकर का दूसरा अवतार बनकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब भगत के इस बयान के बाद जाहिर तौर पर सियासत शुरू होनी थी, सियासत शुरू हुई है। बीजेपी का कहना है कि लालू यादव ने जिस अंबेडकर की तस्वीर को पैर के पास रखा था, उससे तालमेल करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष को यह शोभा नहीं देता। साथ ही यह भी कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे उनको अवतार बता सकती है, यह बयानबाजी हो रही है। इसके अलावा भी भ्रष्टाचार को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन अंबेडकर के अवतार को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, पहले सुनिए क्या कुछ नेताओं ने कहा है। और दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ बन करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी के दूसरे अवतार के रूप में खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ खड़गे जी से, जिस लालू जी के साथ आप शागिर्द बन के बैठे हैं और उस अंबेडकर को पैर के उनके तस्वीर को रखा, तो क्या आपने राजद के लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहा? और खड़गे जी अपने आप को अंबेडकर बोलते हैं, तो वही कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से अंबेडकर को कलकत्ता में चुनाव हराने के लिए पूरी नेहरू परिवार और कांग्रेस परिवार बैठ गई थी, तो जिन्होंने अंबेडकर को सबसे अधिक अपमान किया वो उनके पुरोधा वो कैसे होंगे? नहीं, अंबेडकर जी का ऐसा अपमान करना नहीं चाहिए इन लोगों को। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं और कांग्रेस ने जिस तरीके से अपमान किया अनवरत अंबेडकर जी का, उसके बाद अब राजनीतिक लाभ के लिए अगर ये किया जाए तो ये बहुत गलत है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। तो अंबेडकर को लेकर सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। छत्तीसगढ़ में आपने नेताओं को सुना। एक तरफ अमरजीत भगत सीधे सीधे अंबेडकर का अवतार बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति भी जताई और निशाना भी साधा। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रविंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। साथ ही अनिल सिंह चौहान भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहला सवाल आपसे ही। आपकी ही पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं अमरजीत भगत, वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर का अवतार हैं, दूसरा अवतार हैं खड़गे। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या आप भी उनकी बात से सहमत हैं? देखिए हितेश जी, आपको और आईबीसी के सभी विद्वान दर्शकों को, रविंद्र जी को जोहार नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि अगर कोई कहता है कि भाई कोई व्यक्ति आया है और वो भगवान राम और कृष्ण की, कहना चाहिए कि उनकी छवि के अनुकूल काम करना चाहता है, उस मर्यादा के अनुकूल काम करना चाहता है, उसके अवतार की तरह या उसका अनुसरण कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? और जिन खड़गे जी ने लगातार वंचितों शोषितों की आवाज उठाई, जातिगत जनगणना की बात की, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम मरते मर जाएंगे, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि ये देश को बांट देगा, पूरी तरह से अलग अलग कर देगा, ये विद्वेष फैलाने वाली बात है। अब वही भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के लिए बगैर ठीक है। तो अनिल जी कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि उसमें भावनाओं को समझने की आवश्यकता है कि कोई अगर वंचितों की, पीड़ितों की और दलितों की आवाज को बुलंद लगातार कर रहा है तो उसे उस रूप में देखा जाना चाहिए। रविंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्यों आपत्ति? अगर वो ये कह रहे हैं कि अवतार हैं और चूंकि वो लगातार वंचितों की, पीड़ितों की आवाज बुलंद करते रहे हैं जगह जगह जाकर और खुद भी उसी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में इस पर बीजेपी को आपत्ति क्यों? रविंद्र जी, आपत्ति इसलिए है कि उन्होंने कहा अंबेडकर के नए अवतारवाद के रूप में आ रहे हैं। 1951 के चुनाव में हराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं, अम्बेडकर जी को 1954 के भंडारा उपचुनाव में हराने में कोई कसर नहीं छोड़ा था इन्होंने, और नेहरू जी ने उनके विरोध में क्या कहते हैं चुनाव प्रचार किया था और दोनों बार हारे थे।
सबसे बड़ी बात तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं बनते, क्योंकि जब मुंबई से संविधान सभा के सदस्य बन रहे थे तो उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री बीएमजी खेर जो थे उन्होंने विरोध किया। वो तो पश्चिम बंगाल में गए और जोगेंद्र नाथ मंडल ने मदद कर दिया तो संविधान सभा में पहुंच गए थे। तो अम्बेडकर से क्यों तुलना कर रहे हैं? करे ना, किसी और से करना है तो। अम्बेडकर जी से तो इनका घोर विरोध रहा है। पुणे पैक्ट समझौता हमने देखा है, गोलमेज सम्मेलन 1933 में हुआ, उसमें क्या कहते हैं अम्बेडकर जी ने कांग्रेस का विरोध किया। और सबसे बड़ी बात, पहला जब चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव, तो अम्बेडकर जी ने एक लाइन कहा था पहले आम चुनाव में, कांग्रेस ने क्या कहते हैं दलितों को उठाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। और कांग्रेस एक ऐसी संस्था हो गई जहां मूर्खों का, जहां बेवकूफों का, इन लोगों का एक दल बनकर रह गया और उसके अवतारवाद पे बोल रहे हैं, इसलिए हमको इन पर आपत्ति है। आप और करिए ना किसी से। अम्बेडकर का तो आपने जीवन भर विरोध किया है, अब उसके नाम से दूसरा अम्बेडकर आ गया ऐसा बोल के आप अम्बेडकर जी का अपमान कर। एक बात और, कांग्रेस कभी भी दलितों के साथ नहीं थी। क्या एक भी राष्ट्रपति को इन्होंने मतलब आदिवासी बनाया? हमने बनाया। द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ में राज्यपाल हमने आदिवासी बनाई है, बनाया क्या? हमने मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी, इन्होंने बनाया क्या? और एक बात, 72% इन्होंने जब आरक्षण किया ना छत्तीसगढ़ में संविधान के विपरीत जाके, 1% आदिवासियों का इन्होंने नहीं बढ़ाया, 32 का 32 रखा। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिएगा इसका। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे इतिहास की तारीखों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान लगातार समय समय पर किया है और अब आप उन्हें अवतार बता रहे हैं, तो ये उनका अपमान है। बताइए अनिल जी। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अनिल जी से संपर्क शायद मेरा हो नहीं पा रहा, लेकिन कुल मिलाकर रविंद्र जी, उन्होंने इसके अलावा ये भी बहुत सारी बातें की। अमरजीत भगत ने भी कही और ये बात अनिल सिंह चौहान भी यहां पर कह रहे थे कि लगातार दबे कुचलों की और पीड़ितों की आवाज उठाते रहे हैं। और खासतौर पर छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जंगल कट रहे हैं, किसान त्राहिमाम कर रहा है और स्कूल में शिक्षक नहीं है, तमाम चीजें हैं। इन सब के बीच वो यहाँ आ रहे हैं, जनता की आवाज बनने के लिए आ रहे हैं। बताइए रविंद्र जी, इस पर क्या कहेंगे? आए ना छत्तीसगढ़ में, कौन मना करता है? उनका हम स्वागत करते हैं। यदि कुछ गलत हो रहा है उस पर मुद्दे उठाएं, हम बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे, उन मुद्दों को दूर भी करेंगे। रही बात जंगल कट रहे हैं, ये टीएस सिंहदेव जी ने कहा था एक भी पत्ता यदि ये होगा तो पहली गोली मुझ पे चलेगी। और भूपेश बघेल की सरकार ने पूरा हजदो बांगो उधर पूरा उन्होंने पेड़ को कटवा दिया था। और अमरजीत भगत जी की बात करेंगे, सीतापुर उपचुनाव में जब एक सैनिक चुनाव में खड़ा हुआ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, राजकुमार टोप्पो जो राष्ट्रपति से सम्मानित थे, क्या कहा था अमरजीत भगत ने? सैनिकों का क्या काम लोकतंत्र में, उन्हें जाके सरहद पे खड़े होना चाहिए। इस तरह के अपमानित भाषा की इस्तेमाल करने वाले अमरजीत भगत जी ये करेंगे भारत में ईवीएम बंद हो जाए। इन्होंने ही कहा था भूपेश बघेल ने मुझे चुनाव हराया है। किसने? अमरजीत, उनकी खुद की पार्टी में इज्जत नहीं है, आप शनाब बयान देते हैं। अब वो मतलब ये करेंगे अम्बेडकर वाद से उसकी तुलना करेंगे अवतारवाद से, तो अमरजीत भगत जी को भी कोई गंभीरता से लेता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मैंने फिर कहा, कांग्रेस कभी भी न तो दलितों के साथ थी, न क्या कहते हैं मतलब पिछड़े वर्गों के साथ थी। उन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, उनको हमेशा पिछड़ापन रखा, उनके विचारधारा में भी पिछड़ापन रखा ताकि आगे न बढ़ जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कांग्रेस कभी भी न तो अम्बेडकर के साथ थी, न दलितों के साथ थी, न कुछ नहीं थी। आदिवासी क्या कहते हैं सीएम भी इन्होंने नहीं बनाया, न कुछ भी किया। कि ये केवल अपने राजनीतिक स्तंभ उपयोग के लिए उनका इस्तेमाल करते रहे। इनका एक कहना जो है पूरी तरह छला हुआ है राजनीतिक रूप से। वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, हम एक अतिथि के रूप में उनका स्वागत करते हैं। ठीक है अनिल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी हाँ अनिल, जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इतिहास रहा है कि अंबेडकर का अपमान लगातार समय समय पर किया है और अब आप अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनका अवतार बता रहे हैं। तो पहले अपमान किया और अब अवतार बता रहे हैं। अनिल जी बताइएगा। हितेश जी, सारा हिंदुस्तान जानता है कि अंबेडकर जी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने अलग दल भी बनाया, लेकिन कभी आपने सुना कि वो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा के समर्थक रहे हों? अंबेडकर जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। यहां भारतीय जनता पार्टी को यही समझने की जरूरत है। अंबेडकर 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 कह रहे थे अमित शाह जी, आप सबने सदन में सुना। अरे उतनी बार ईश्वर का नाम ले लो। मैं ये कहना चाहता हूं हितेश जी, जो विचारधाराएं इस देश को स्वस्थ परंपरा की ओर ले जा रही हो, जो मानवतावादी हो, जो लोकतंत्रवादी हो, वो ईश्वर तुल्य विचारधाराएं हैं। आप वहां सदन में अपमान करते हैं। भारत देश की आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसने आजादी के पहले और आजादी के बाद अंबेडकर जी की फोटो जलाई। सब जगह अंबेडकर जी की इन्होंने अंतिम यात्रा निकाली।
और अंबेडकर जी की सदैव आलोचना की, वो आज हमको बता रहे हैं कि अंबेडकर क्या है, जिन्होंने हमेशा अंबेडकर और अंबेडकर जी के फॉलोअर्स को अपमानित किया, जिन्होंने कहा कि मनुवादी विचारधारा अच्छी है लेकिन अंबेडकर जी की विचारधारा नहीं चलनी चाहिए। इनकी मातृ संस्था ने सदैव उनका अपमान किया और आज खड़गे जी आए हैं जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं, तो भाजपा को पेट दर्द होने अनिल लगा। जी, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल का भी हमने बयान सुनाएंगे भी आपको, वो ये कह रहे हैं कि खड़गे यहां पर आ रहे हैं तो शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कोल घोटाला, ये सब कैसे हुआ इसकी जानकारी भी प्रदेश की जनता को देंगे, निशाना साध रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से खड़गे जी बात करेंगे कि साहब आपकी चार्जशीट कहती है कि 64 करोड़ का आरोप कवासी लखमा पर है, 600 करोड़ का आरोप शराब माफियाओं पर है। उन शराब माफियाओं के साथ मुख्यमंत्री और सारा मंत्रिमंडल चाय क्यों पी रहा है? माननीय न्यायालय को क्यों कहना पड़ रहा है साहब जिनको 600 करोड़ का लाभ मिला उन पर तो एफआईआर करो, उनको क्यों बचा रहे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर चंदे का खेल खेल रही है? उनको मंत्रियों के बंगले में डायरेक्ट एंट्री क्यों है? और आप सिर्फ टारगेटेड कांग्रेस नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एक आदिवासी हैं, क्योंकि वो दलितों की आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि वो संविधान की बात करते हैं, क्योंकि वो मोदी जी की तानाशाही और शाह जी की तानाशाही का विरोध करते हैं। साहब, ईडी, आईटी, सीबीआई और इवन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना और बात है। प्रदेश में कुछ लोगों के माध्यम से, झूठे प्रचार प्रसार के माध्यम से वोट को प्रभावित करना और बात है, कॉन्स्टिट्यूशन और देश की बात करना और ठीक है। रविंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। ना खड़गे जी को समझ सकते हैं और ना अंबेडकर जी को समझ सकते हैं, संवैधानिक संस्था की बात ये गोडसे की विचारधारा को समझ सकते हैं। अबे चुप करो भाई नबी है। संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन नहीं है, इनको भरोसा नहीं है। 2018 में चुनाव जीते तब ईवीएम का दुरुपयोग करके जीते थे क्या छत्तीसगढ़ में? या उस समय भरोसा हो गया? जब हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को दोष, अपना दोष दिखना नहीं है। अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, आप जब बोल रहे थे मैं बताता हूँ आपको सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कैसे करते हैं। अब सुन लीजिए, ऐसा डिबेट नहीं होता है। अनिल जी सुन लेंगे, अनिल जी एक बात सुन, आप आते एक एक करके बात करते हैं। हाँ बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। रही बात है सुप्रीम कोर्ट का, बोलते हैं इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट का कैसे करी जिसके कारण आपातकाल लगा, हमने भूला है क्या? राहुल गांधी के लिए जब राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहते वो दिया विरोध में, तो पूरे देश में बैठ गए धरने पे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया न्याय की जीत हो गई। राजस्थान हाई कोर्ट देता है तय करता है, और ये बोलते हैं अम्बेडकर एक विचारधारा था, उस विचारधारा को मारने की कोशिश नहीं की आपने, 2 बार हरा के। और उसके बाद और आरएसएस की कभी उन्होंने बुराई नहीं की। हिंदू बिल पे 1952 पे तो जवाहरलाल नेहरू से उनका टकराव हुआ था, जिसमें आरएसएस का समर्थन किए थे। अब भारत रत्न अम्बेडकर जी को क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने इतनी विचारधारा, इतनी ये बोलते हैं, तो इंदिरा गांधी को मिल गया भारत रत्न, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिल गया, और हमने, हमारी जब सरकार आई ना, तो हमने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया। आप तो उपयोग ही करते रहे, दुरुपयोग ही करते रहे, जनता को बरगलाते ही रहे। और सबसे बड़ी बात, आप जिस शराब कांड के लिए बोल रहे हैं ना, लगातार आ रहे, कैसे 20 करोड़ रुपया महीना पहुंचता था, कैसे होलोग्राम का उपयोग होता था। ईडी चार्जशीटें कर रही है, सीबीआई चार्जशीट कर रही है, तो आपको भरोसा नहीं है। रविंद्र जी, आज से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। इस पर भी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर अलग अलग तरह के बयान दिए हैं। ये भी कहा है कि कैसे लूट खसोट प्रदेश में की जाए, इसकी ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है। कुछ नेता बकायदा नौटंकी तक करार दे रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी? लूट खसोट करने वाले कवासी लखमा जी जेल में हैं, ये भूल गए हैं क्या? और मैं बताऊं, इनके लगातार नेता जेल में जाएंगे यदि इनको डर नहीं है, संविधान पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, तो जो सीबीआई और ईडीआई की जांच हो रही है ना, होने दीजिए। हमारा कुछ ये नहीं है, हम तो दिलेरी के 5 साल इनकी सरकार थी भूपेश बघेल की, हमारे एक नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया इन्होंने? और 5 साल बाद हम सरकार में आए, इनके पूरे भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में भेजा, इनको क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इनमें हिम्मत थी तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार करना था, किसने रोका था इनको? जब पीएससी की सीबीआई जांच इतना बड़ा हो रहा था ना, तो बंद करके रखे थे ये, क्योंकि इनके लोग उसमें शामिल थे। और हमने जैसे ही आया ओपन किया, और देखो कितने बड़े बड़े इनके मतलब अधिकारी और मतलब नेता जेल में हो रहे हैं। कारण है जो डरता है ना, वही क्या कहते हैं, बार बार कहता है ईडी और सीबीआई के, और जो नहीं डरता वो बकायदा फेस करता है। हम फेस करने वाले। अनिल सिंह जी इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये, अनिल सिंह जी इसका जवाब भी दीजिएगा। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल, उनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस को बकायदा लूट और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग मिलती रही है पार्टी के भीतर। वो क्या आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे? इस पर आपकी प्रतिक्रिया अनिल जी? देखिए,
नकली होलोग्राम आज भी बरामद हो रहे हैं, महादेव एप आज भी चल रहा है। मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता। सवाल ये है हितेश जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को देश में भारतीय चंदा पार्टी के नाम से जाना जाता है, पूरे राजनीतिक दलों में 80 से 90% चंदा वसूली जो पार्टी करती है, बड़े बड़े सटोरियों कंपनियों, शराब कंपनियों से चंदा लेकर, जिन पर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उन नेताओं से चंदा वसूली करके उनको मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाने वाले अब मेन पार्ट में प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं कि कलेक्टर की कुर्सी की 3 करोड़ की बोली कम है कि 5 करोड़ कर दे, तहसीलदार की कुर्सी की बोली और कितनी कर दे, थानों को और कितने में नीलाम कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तहसील संघ का पदाधिकारी मंत्री जी के बंगले के बाहर बोला, इस मंत्री के बंगले में तहसीलदार की कुर्सी की बोली लगती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सच है। गृह मंत्री के जिले में खनिज माफिया, खनिज विभाग के अधिकारियों को बकेट में डाल के और 1 किलोमीटर दूर फेंक के आ जाता है और पुलिस कार्रवाई करने में डरती है। बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाली पार्टी है ये, जिस पार्टी में खुलेआम चंदा वसूली का खेल चलता है। आज भी शराब घोटाले का खेल चल रहा है, जो आज भी चुनाव आयोग में नहीं चाहते कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे, बल्कि ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति करे और उसके बाद कहते हैं कि साहब सवाल क्यों। ठीक है रविंद्र जी, अब रविंद्र जी बोले, रविंद्र जी अब आप बोलिए। दूसरा ये कि जो बात यहाँ पर अनिल जी कह रहे हैं उसी बात में अमरजीत भगत ने भी एक बात जोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है, जिनमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप अलग अलग संस्थाओं के जरिए लगते हैं, वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं उनके सारे आरोप धुल जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बड़ा अद्भुत बात है। जब हमारे पास आते हैं तो ये कहते हैं वॉशिंग मशीन में धुल गए। जब तुम्हारे पास था कांग्रेस में, अब आपने क्यों नहीं निकाला उसको? आप क्यों नहीं निकालते उस समय? भाजपा में आ गया तो आरोप लगाने के लिए वॉशिंग मशीन में धुल गया। अब आरोप, अब भ्रष्टाचारी बोल रहे हो। जब भाजपा में आ गए, जब आपके पास था, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, सफाई नहीं है। जब आपके पास हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और आपकी पार्टी में जाता है तो असम का मुख्यमंत्री। नवीन जिंदल कांग्रेस में आपके यहाँ गए तो सांसद। अरे साहब, अशोक चौहान हमारे यहाँ है तो विधवाओं का पैसा खा गए। अशोक चौहान को प्रधानमंत्री भ्रष्ट कहते हैं और पहला नाम राज्यसभा में, और ये कारण बता रहे हो तो कांग्रेस ने निकाला इसलिए ईमानदार है। अरे साहब रविंद्र जी, आपके कुतर्क से जनता सहमत नहीं है। आप भ्रष्टों को भ्रष्ट कहते हो, फिर अपने यहाँ शामिल करते हो। या तो उनको भ्रष्ट कहो या तो उनको फिर अपने यहाँ शामिल मत करो। और आप नहीं कहते रविंद्र जी, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसके बाद अपनी पार्टी में लेने के बाद आप उनको वॉशिंग मशीन से धोकर इस जनता के सामने। ठीक है अनिल जी, चलिए अनिल जी आज की सभा की बात करते हैं। आज जो सभा होने वाली है, अब से थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, सभा स्थल पे पहुंचेंगे और वो थोड़ी देर में यहाँ पर सभा को संबोधित भी करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन इस संविधान जो सभा है, इस संविधान सभा के उसको आपने नाम दिया है किसान, जवान और संविधान सभा। इसके पीछे क्या मकसद है, क्या मैसेज देने की कोशिश? पिछले दिनों हमने देखा था कि सचिन पायलट की मीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें निकल के सामने आई थी। कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक तरह से नाराजगी भी जाहिर की थी कि सरकार के खिलाफ हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो सवाल पूछने चाहिए नेता प्रतिपक्ष वो सवाल पूछते नहीं है, संगठन में बिखराव की स्थिति है, किसकी क्या भूमिका है, ये सब नहीं है। क्या इन सब के ऊपर आज बात होगी? देखिए हितेश जी, बात ये नहीं हुई थी। बात यह हुई थी कि कैसे और सरकार पर कठोर से कठोर लोकतांत्रिक प्रहार किए जाए। ठीक है। कैसे यह सरकार बेरोजगारों को, जवानों को बेरोजगार बनाने का षड्यंत्र कर रही है। कैसे आज 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर पूरे देश में छल और छत्तीसगढ़ में छल का खेल चल रहा है। आज आप देखिए, कृषि मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 80% डीएपी की कमी है, और जो कहते थे आत्मनिर्भर भारत बना देंगे, आज वो किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कह के कि साहब हमारे पास नहीं है। और खुले बाजार में वो दुगने तिगुने कीमत पे आप देखिए बिक रही है डीएपी। तो चारों तरफ जिस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार का खेल खेला है, सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है, और जब जब अंबेडकर जी या अंबेडकरवादी विचारधारा या शोषितों, दलितों, वंचितों, जवानों की आवाज बुलंद होती है, भारतीय जनता पार्टी की रूह कांपने लगती है। और ये इसी तरह टारगेट करने लगते हैं नेताओं को, और इसी तरह झूठे बवंडर मचाकर मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो क्या अनिल जी आज की इस सभा से कांग्रेस पार्टी अच्छे विषय पर यह डिबेट रखी? ठीक है। और इस डिबेट के कारण आज प्रदेश की जनता के पास यह विषय जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अंबेडकर जी या दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज का विरोध करती है, कैसे विरोध करती है और कैसे मुद्दों से डाइवर्ट करती है। इनका पूरा खेल जनता। ठीक है रविंद्र जी, फाइनल कमेंट कीजिएगा। चलिए, मैं समय की थोड़ी सी पाबंदी, थोड़े संक्षेप में दोनों को बोलना होगा। रविंद्र जी फाइनल कमेंट कीजिएगा
कि क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि शंखनाद होगा ये 2028 का, आज जिस तरह से सभा यहाँ पे खरगे की सभा होने वाली है उसको लेकर, बताइए। नहीं, अपने नीति और नियत के कारण कभी भी कांग्रेस शंखनाद नहीं कर सकती, बहुत पिछड़ चुकी है, क्योंकि ये विचारधारा पिछड़ी। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जिस संविधान सभा की बात करें, 110 आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। आ रहा हूं अनिल जी, आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए ना, बोलिए रवि जी बोलिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आपकी नैया पार नहीं कर पाएंगे। 136 बार संविधान सभा के, अरे भैया चुप तो रहो यार, 136 बार संविधान का इन्होंने वो किया है, परिवर्तन किया, संविधान संशोधन, उसमें से 110 बार कांग्रेस ने किया। 110 बार राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया, देश की राज्य की चुनी हुई सरकारों को इन्होंने भंग किया है, और ये बोलते हैं संविधान सभा को। कौन सा संविधान? इन्होंने आपातकाल लगाया। संविधान जीवित है और एक चाय वाला तथा कथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और एक राउडी देश का गृहमंत्री है। ये कांग्रेस की बदौलत है रवि जी। अगर नरेंद्र मोदी जी छोटी सेवन के समय होते तो आज देश में लोकतंत्र जीवित नहीं होता। चलिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, आप दोनों को मुझे यहीं पर धन्यवाद कहना होगा। दरअसल एक बार फिर से अवतारवाद को लेकर चर्चा चल रही है, और इसलिए क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे हुए हैं। अमरजीत भगत ने कह दिया कि वो तो बकायदा अंबेडकर का अवतार है, दूसरा अवतार है, दलितों वंचितों की आवाज लगातार अलग अलग मंचों के जरिए उठाते रहे। बहरहाल अब वो आकर सभा में क्या बोलते हैं, क्या संदेश कांग्रेस पार्टी के साथ साथ प्रदेश की जनता को देते हैं, इस पर आपके साथ हमारी डगर में निगाह बनी रहेगी। और साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत आज से हुई है, उसका अपडेट भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।